किसी एक गांव में काजल अपनी माँ के साथ रहती थी। काजल की माँ को काले जादू में महारत हासिल थी। उसकी माँ लोगों पर काला जादू करती थी और ज्यादातर मार भी डाला करती थी। हर अमावस्या की रात को काजल की माँ मधु जंगल में एक जगह बनाकर अपने काले जादू को अंजाम देती थी। कभी जानवरों की बलि, तो कभी लोगों की और तो कभी बच्चों की। काली शक्तियों की उपासना करना, भूत प्रेत को वश में करना और उनको लोगों पर छोड़ देना, ये उसके दैनिक काम था। इन सब से लोग मधु से बहुत डरते भी थे। इसीलिए गांव वाले उसे चुड़ैल कहते थे और अभिशाप भी देते थे। अरे निर्मला काकी, पता है कल वृषभ मौसे के बेटे को उस चुड़ैल मधु ने बलि चढ़ा दी। सही कहा तुमने, चुड़ैल ही है वो। उसके मन में ना करुणा ना ममता कुछ भी नहीं है। अरे उसकी बेटी भी ब्याह लायक हो गई है ना, वो अपने माँ को समझा बुझाती नहीं है क्या? अरे क्या पता उसकी बेटी भी चुड़ैल ही हो। मैंने तो अपनी रीमा से कह दिया है कि उस चुड़ैल की बेटी से दूर ही रहा करे। गांव वालों की सारी बात काजल वही दूर खड़े सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लगा। माँ, तुम्हारे गलत कर्मों की सजा मैं क्यों भुगतूं? तुम्हारी वजह से लोग मुझे भी गलत समझ रहे हैं। उसी दिन काजल ने अपना घर छोड़ दिया। फिर भी मधु में कोई सुधार नहीं आया। अपनी काली शक्तियों के दम पर मधु ने सारी हदें पार कर दी और वो दुनिया पर राज करना चाहती थी, जिसके लिए वो कई और मासूम लोग और बच्चों की बलि देने लगी। आज तेरी बलि से मैं और भी शक्तिशाली बन जाऊंगी। मत रो, थोड़ी देर और फिर तू भी सुकून की नींद सो जाएगी। उसे ना किसी भगवान का डर था और ना ही कभी किसी धार्मिक स्थल पर जाया करती थी। गांव में कोई भी मधु से संपर्क नहीं रखता था और वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। कई सालों तक मधु अपनी काली शक्तियों को लोगों पर आजमाती रही। वो बेलगाम होकर काले जादू से जो चाहती वो हासिल करती। लेकिन बुराई का अंत एक ना एक दिन तो हो ही जाती है। मधु शायद भगवान के न्याय और कर्मों के फल का मतलब भूल चुकी थी। वो अचानक बहुत बीमार हो गई। उसे लकवा मार गया। इस बार उसका काला जादू भी काम नहीं आ रहा था और उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। जितनी भी आत्माएं और भूत प्रेत को उसने अपने वश में किया था, वो सारी काली शक्तियां उस पर ही भारी पड़ रही थी। जितने भी मासूम लोगों और बच्चों की बलि उसने दी थी, उन सब की आत्मा अब मधु के शरीर को नोचने लगी। धीरे धीरे उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। ऐसी औरतें जो खुद काला जादू करती है, उनकी छवि एक शापित चुड़ैल जैसी होती है। उनका अंत भी मधु जैसा ही होता है। प्रियंका एक 18 वर्ष की लड़की थी जो कि बहुत सुंदर थी, लेकिन किस्मत ने उससे उसका बचपन छीन लिया था क्योंकि उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे। शायद इसीलिए क्योंकि वो एक लड़की थी, या शायद उसकी किस्मत में माँ बाप का प्यार लिखा ही नहीं था। प्रिया बेटा, ये ले, मैंने आज तेरे लिए खीर बनाई है। ले जल्दी से खा ले और बता कैसी है। खीर तो बहुत अच्छी बनी है काकी। गांव के लोग उसे प्यार से प्रिया कहते थे। पहले तो पूरे गांव वाले उसकी देखभाल करते थे, पर जब उन्हें उसकी असलियत पता चली तो सबकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। दरअसल प्रिया के माता पिता ने उसे इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो उनकी अपनी औलाद नहीं थी। वो काले जादू का परिणाम थी, एक काली आत्मा से जन्मी लड़की। लेकिन इस सच से ना तो गांव वाले वाकिफ थे और ना ही खुद प्रिया। उसके माता पिता जानते थे कि भविष्य में प्रिया कोई आम लड़की नहीं रहेगी, बल्कि एक पिशाचिनी बन जाएगी जो सबको मौत के घाट उतार देगी। इसी डर से उन्होंने उसे त्याग दिया था। एक दिन जब प्रिया कॉलेज जा रही थी तो वो अचानक बेहोश हो गई। अरे प्रिया बेहोश हो गई, जल्दी से उसे कोई अस्पताल ले चलो। प्रिया की सहेलियां उसे लेकर चले गए, पर जब उसकी आंख खुली तो वो किसी अस्पताल के कमरे में नहीं बल्कि एक अंधेरी गुफा में थी। उसके सामने एक तांत्रिक बैठा था। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी गांव की सरपंच की पत्नी सुलोचना बोलती है, तुझे पता है तू क्यों बेहोश हो गई थी? क्योंकि आज मैंने तुझे खाने में बेहोशी की दवाई मिलाकर दी थी, इसीलिए तू आज कॉलेज पहुंचने से पहले ही बेहोश हो गई। इतने में ही पंडित ने उसे एक जोरदार चाटा मारा और तभी प्रिया का शरीर जलने लगा। वो तड़पने लगी। ये देखकर गांव की सारी औरतों का चेहरा सफेद पड़ गया। साले, तू मुझे नहीं तेरे मौत को मार रहा है। मैंने जो चाटा मारा उसमें मेरे हाथ में माँ काली की यज्ञ की राख है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद पूरे गांव वालों ने प्रिया को वही गुफा के पास एक कमरे में बंद कर दिया। देखिए, प्रिया कोई आम लड़की नहीं है, ये एक पिशाचिनी है। गांव के जो भी लोग और जानवर पहले मरे थे, उनकी कोई ना कोई बॉडी का हिस्सा गायब मिलता था।
वो हिस्सा प्रिया अपने कमरे के नीचे एक संदूक में छुपा कर रखती थी और वो रोज उसे खाती थी। इस तरह उसका पिशाच और भी शक्तिशाली बनता गया। अब इसे ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि इस पर अब इंसानी आत्मा से ज्यादा उस काली आत्मा का साया है। अब आप ही जानो क्या करना है इसका। मैं तो हाथ जोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे माफ करना। तो उन्होंने प्रिया को उस गुफा के पास स्थित झोपड़ी में बंद कर आग लगा दी। सब उसकी चीखें सुनते रहे। उसकी चीखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरी चीख में प्रिया ने कहा, मुझे जला दिया तुम गाँव वालों ने। मैं अब मरी नहीं, अमर हो चुकी हूँ। जब तक तुम सबको मौत की घाट नहीं उतार दूंगी, तब तक मेरा नाम भी प्रिया नहीं। अब उस बात को 3 साल बीत चुके थे। सब लोग प्रिया को भूल चुके थे। उसके बारे में अब गांव में कोई भी बात नहीं करता था। लेकिन कहते हैं ना, डर एक ऐसी हवा है जो जब चलती है तो खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। जिस जगह प्रिया को जिंदा जलाया गया था वहां अब सिर्फ एक खंडहरनुमा झोपड़ी बची थी। गांव के कुछ बच्चे उस खंडहर के पास खेला करते थे। एक दिन विवेक नाम का लड़का जो उस झोपड़ी के बारे में जानता था, उसने अपने दोस्तों के मन में भी डर बसा दिया। पता है, यहाँ पर प्रिया नाम की काली किस्मत वाली एक लड़की को हम गांव वालों ने जलाकर मार दिया था। पर विवेक, हम गांव वालों ने ऐसा किया क्यों था? अरे क्योंकि वो एक पिशाचनी थी ना, इसीलिए। विवेक का ही एक दोस्त भरत, जो हर समय मजाक करता था और रोमांच के मूड में रहता था, खेलते खेलते जानबूझकर फुटबॉल को उस झोपड़ी के आगे गिरा देता है। धीरज और भरत दोनों वहां जाते हैं। भरत यार, तू पागल है क्या? तूने जानबूझकर बॉल इधर फेंकी है ना? इतने में भरत ने धीरज को मजाक में धक्का देकर झोपड़ी में गिरा दिया। लेकिन जैसे ही धीरज उठता है, वो सामने एक अर्धजला लाश देखता है। वो जोर से चिल्लाता है और वहां से भाग जाता है। उसकी चीख सुनकर बाकी सब बच्चे भी वहां से डर के भाग जाते हैं। राहुल, तुम लोगों को उधर जाने के लिए किसने बोला था? क्यों गए थे उधर तुम लोग? तुम लोगों को खेलने के लिए और कोई जगह नहीं मिली क्या? गांव के सारे माता पिता अपने बच्चों को लेकर घर चले जाते हैं। उस दिन पहली बार गांव में फिर से प्रिया का नाम उठा था और चारों तरफ डर का माहौल था। एक दिन, अरे हरिया, वृंदा काकी, जल्दी से यहाँ आओ। अरे बिरजू, क्या हुआ? अरे अरे वो पंडित बाबा है ना। बिरजू, क्या हुआ पंडित बाबा को? अरे वो पंडित बाबा जी का अर्धजला लाश गांव के आखिर के कुएं के पास मिला है। शव पहचान में ही नहीं आ रहा है। पूरा गांव समझ गया था कि प्रिया अब वापस आ चुकी है और अब सब मारे जाएंगे। अगले ही दिन गांव का आधा हिस्सा अपना सामान लेकर गांव छोड़कर चला गया था, पर कुछ लोग अभी भी वहीं रुके हुए थे। चाहे कुछ भी हो जाए सरपंच जी, हम आपके साथ हैं। ये गांव हमारा है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। एक दिन सरपंच की पत्नी, जो कभी प्रिया को रोज खाना देती थी, अचानक बीमार पड़ गई। उसकी बीमारी का कारण किसी को नहीं समझ आया। मुझे लगता है ये सब उसी की वजह से हो रहा है। मैं अपनी सुलोचना को ऐसे मरने नहीं दे सकता। पर उसे उस पंडित की बात याद आ गई। सरपंच को एहसास हो गया था कि अब प्रिया उसे मारकर ही मानेगी, और अंत में हुआ भी वही। वो अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। वो पागल हो गई और आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली। ये सब चल क्या रहा था, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जान पा रहा था। ये सब क्या हो रहा है गोलू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरपंच जी, मैं अपने ननियाल के गांव में एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। मुझे लगता है हमें उन्हें बुलाकर इस बला का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम ठीक कहते हो गोलू, हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। सरपंच ने फिर पास के गांव से बाबा को बुलाया और उस बाबा को आते ही सब पता चल गया और वो मन में ही सोचने लगा, इनकी समस्या का तो कोई समाधान नहीं है, पर अगर मैं ये बात बोलूँगा तो आती हुई लक्ष्मी को मना करने के समान होगा। मुझे एक छोटी हवन का नाटक करना पड़ेगा, इससे कम से कम पैसे तो मिल जाएंगे। देखिए सरपंच जी, ये एक जवान लड़की की आत्मा का कहर है या फिर कोई डायन का साया महसूस हो रहा है। ये सुनकर सभी ने बाबा को वो कहानी बताई जो 3 साल पहले हुई थी। ये सब सुनकर बाबा ने बोला, अरे मूर्खो, इस गांव का अंत आ चुका है। अब इस गांव को कोई बचा नहीं सकता। अच्छा सरपंच जी, इस काम के लिए 50,000 रुपये लगेंगे। अगर आप बोलते हैं तो मैं करूँगा।
बाबा ने सरपंच से पैसे लिए और एक झूठा हवन का नाटक करते हुए बोला, अब सब ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। पर कुछ भी ठीक नहीं था। उसी रात एक गाय के बच्चे की लाश मिलती है और फिर धीरे धीरे सारा गांव खाली होने लगता है। वो बाबा चालाक था जो पैसे लेकर भाग गया और गांव एक सुनसान स्मशान बनता गया। उस गांव में अब सिर्फ प्रिया की चीखें ही सुनाई पड़ती थी, बाकी पूरा गांव खामोश हो गया था।